संपा, मैं तो आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि तुमने ठान लिया था कि आपको कुछ भी करके रविंद्र को वापस लेकर के आना है। Somali pirates have released 22 crew members, including 6 Indians, of the MV Suez vessel. इस खुशी को बयान करने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। एक महिला के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे आप किस हद तक जाने के लिए तैयार? सिचुएशन थी, मैं सच कह रही हूँ कि मेरे अंदर की औरत जो अपने पति की माँ बन गई थी। उस वक्त अगर आप किसी औरत से ये डिमांड करोगे कि उसे गारंटी मिल जाए कि भाई आप अपना शरीर का मोह त्याग दें, ये हमें दे दें और आपके पति हम लौटा देंगे, तो मैं समझती हूँ कि संभव था कि मैं वो सेक्रीफाइस कर जाती। वो प्रेम का सेक्रीफाइस था, चाहे मुझे पता है कि उसके बाद मैं जिंदा रहती या नहीं रहती, वो मेरा सच था। वो लोग उस सेक्रीफाइस को कराने से पहले सोचें। अगर मैं ये कहूँ मेरे शरीर से बढ़कर मेरे पति नहीं है, मतलब मेरे लिए हर चीज़ से बढ़ करके मेरे पति थे, और वो भी उस हालात में जब वो मुझे कह रहे थे कि भाई संपा मुझे बचा लीजिए, तो ये तो उन लोगों को अपने गिरेबान झांक के देखना चाहिए कि भाई वो किसी स्त्री से क्या सेक्रीफाइस करा रहे हैं। संभव था, ये श्योर था कि अगर मुझे कोई ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ता तो संभव है उसके बाद मैं ये रियलिटी है कि मैं कर लेती, ये था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे भी रुला दिया अपनी कहानी से। ये जो आप कह रही हैं बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ तो एक ऐसी लड़की या महिला जो कहती है किसी की दरवाजे पे बैठना वो भी उसके लिए आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रही है कि अगर मेरे पति को कोई रिहा करने की गारंटी दे तो मैं किसी के साथ सोने के लिए भी तैयार हूँ। जी बिल्कुल, इससे बड़ा मतलब मुझे लगता है कि प्रेम की पराकाष्ठा नहीं हो सकती। चुपचाप हम पूरा टाइम गाड़ी में कोई बात नहीं करते थे, तो वो सिलसिला भी बड़ा शुरू हो गया था कि भाई आप झोला उठाओ और आपको रोज रोज जाना है। मन तो इतना करता था कि रो लूं बुरी तरह, कभी कभी मन आज भी भूलने का मन नहीं करता कि आप उठाओ झोला और निकल लो। मुझे खुद ही नहीं पता होता था कि मैं जा कहाँ रही हूँ और मैं किससे मांग रही हूँ। फिर मैं जाती थी, वापस आ जाती थी, कोई ये भी कह देता था कि मैम यहाँ मत बैठिए, यहाँ ठीक नहीं है। कभी झगड़ भी पड़ती थी कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, ऐसे रोती भी थी। और कभी कभी सोचती हूँ तो मन में वो घृणा भी पैदा होती हूँ कि मैं इस देश में शायद मैं आगे किसी भी जन्म में मुझे भगवान न्यूजीलैंड का कुत्ता पैदा कर दे, क्योंकि शायद वहाँ पे कुत्तों के भी सम्मान होते और यहाँ इंसानों के कुत्तों से बदतर जिंदगी महसूस हो रही थी। मरने से पहले बचाना है, तो अब मरने से पहले तो 11 महीने ऑलरेडी होने वाले थे, तो अब और कितना सर्वाइवल देख रही थी मैं। किसी ने बोला कि अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुआ है ना इनका इंटरव्यू, तो देखना इनको कल ही पक्का कॉल आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मुझे एक मंत्रालय ने नहीं, 4 मंत्रालयों ने मुझे इकट्ठे बुलाया। शिपिंग मिनिस्टर अलग से बुला रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अलग से बुला रहे हैं। मुझे इतना पता था कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट बराबर लगी हुई थी। ये घड़ी मेरे पति को पाकिस्तानीज़ ने दी थी और गिफ्ट में। मैं इसको हमेशा अपने दिल के बहुत करीब महसूस करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ ना, मैंने अपने बेटे को समझाया है ये घड़ी मेरे हाथ पे बांधना। एक फ़ोन कॉल और आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को आपके देश से हज़ारों किलोमीटर दूर सोमालिया के डाकुओं ने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है। कोई जवाब नहीं, कोई भरोसा नहीं कि आपका जीवन साथी ज़िंदा भी है या नहीं। और फिर एक लड़ाई शुरू होती है सरकार के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़ और समय के ख़िलाफ़। क्या आप ऐसी लड़ाई लड़ पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान है, उन्होंने न सिर्फ ये लड़ाई लड़ी है बल्कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। और अगर उन्हें कलयुग की सावित्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ हैं संपा। संपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संपा, ये बताइए कि जब आपको पहली बार पता चला कि आपके हस्बैंड को सोमालिया में अगवा कर लिया गया है, क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं सच बताऊं तो पायरेट्स और ऐसे किसी को हॉस्टेज बना लेना, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें पता ही नहीं था कि इंटरनेशनली भी ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरी बात ये कि
थोड़ा बहुत जो बचपन में हम लोग डाकू वाकू अपने बड़े बड़े स्टार होते थे, अमिताभ बच्चन और ये सब शोले वोले में देखते थे, तो मन को कहीं ना कहीं मतलब अमजद खान और ये सब पता था कि भाई चलो डाकू का कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब खतरनाक टाइप का तो होता है, लेकिन उतना खतरनाक होता है कि जिसमें मतलब आप किसी की लाइफ लूज हो जाए या वो कभी वापस ही ना आ सके। मतलब मैं सच में, मेरे लिए ये सब सोच पाना पॉसिबल नहीं था। और जब मधु जी का फ़ोन मेरे पास आया था तो मुझे सच में कुछ मिनट लगे थे मतलब ये बात समझने में कि उसने शायद कोई डाकू शब्द या कुछ पायरेट, कुछ हॉस्टेज रखा है, कुछ इस किस्म के 3-4 वर्ड आए थे जो मैं जैसे किसी ट्रेवल पॉइंट पे थी तो थोड़ी देर जो बस स्टैंड्स की कुर्सियाँ होती हैं वहाँ बैठ के सोचने में मुझे सच में वक्त लगा था। तो विश्वास तो कैसे ही कर पाऊँगी क्योंकि अनबिलीवेबल ही था। राइट अच्छा चलिए, जो कि हमारे व्यूअर्स तो जानते नहीं है इस कहानी को, हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि शंपा का जो स्ट्रगल है इस पे किताब आई है और उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वो किताब ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही कह सकते हैं कि किसी भी एक महिला के लिए जो संघर्ष की जीती जागती दास्तान है वो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। तो शंपा ये बताइए कि चूँकि व्यूअर्स हमारे नहीं जानते हैं कि आपके हस्बैंड कब क्या काम करते थे और क्यों उनको अगवा किया गया, किडनैप किया गया, तो आप थोड़ा सा शुरू से बताइए। जी एक्चुअली मेरे पति मर्चेंट नेवी का हिस्सा थे और उन्होंने 2001 के आसपास मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया था। अब उसमें जनरली यही होता है कि आपको ट्रैवल करना होता है समंदर में, तो वो भी समंदर में यूजुअली ट्रैवल करते थे और ज़िंदगी हमारी बड़े अच्छे से मज़े में ही कट रही थी। मतलब ठीक है, इधर से उधर घूमो, कई बार एक आध बार मैं भी उनके साथ चली जाया करती थी तो अच्छा लगता था, ठीक है। और कभी कभी बस ऐसा लगता था कि कंप्लेन करते थे सी सिकनेस जैसा कुछ और टैबलेट्स, बस उतना ही था। सैलरीज भी अच्छे खासे ठीक थे। तो मुझे लगा कि मैं तो औरों को बहुतों को बोलती थी कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लें, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लें, पर इसके जो बेसिकली मुसीबतें थी या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये मुझे मतलब अपने संघर्ष के दौरान ही वो सब चीज़ें सीखने को मिली। एक ऐसा भयानक सच जो शायद मर्चेंट नेवी का भी भयानक सच है, सी फैरर्स का भी एक भयानक सच है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे भी कोई सच होते हैं कि भाई जहाँ अपने छोटे फ़ायदे के लिए मतलब किसी की ज़िंदगी को दांव पे लगाया जा सकता है। मतलब मैं उतनी अनैतिकता मतलब मेरे लिए अकल्पनीय थी। देखिए आपने ये जो कहा है कि ये ऐसा सच है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं आपकी कहानी वहाँ से शुरू करूँ बातचीत के आगे कैसे बढ़े, या फिर जिस सच की आप बात कर रही हैं वो पहले जानूँ आपसे। सच बहुत हैं, कई बार ऐसे लगता है कि भाई जैसे अगर कोई इंटरनेशनली काम करता है तो बेईमानी और ये सब हम काफ़ी कुछ सुनते हैं, लेकिन उस बेईमानी के रूबरू होना और सिर्फ किस्सों में सुनना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये कितना भयावह सच था कि भाई कुछ जैसे हमारे गाड़ियों के या फिर हमारे स्कूटर के या कोई भी व्हीकल हम लोग चलाते हैं तो उनका बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है कि भी आप 10 साल के बाद उसे रन नहीं कर सकते। तो एक ऐसा भयानक सच भी था कि जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी ऑनर अपने स्क्रैप शिप को जो है वो बंदरगाहों पे रिश्वत दे दे के चलाते रहते हैं। और फिर एक ऐसा भी सच है जिसमें शायद कंपनी ऑनर ही कई बार शामिल हो जाते हैं इस किस्म के जो जहाज़ों को अगवा कर लिया जाता है, क्योंकि वो स्क्रैप शिप होते हैं और उसके बाद जो है अगर वो ख़त्म भी हो जाएं कहीं तो वो सिक्योर ग्राउंड पे होते हैं, क्योंकि ये ऑनर्स जो हैं वो खासकर स्क्रैप शिप के जो मालिक होते हैं ये कभी रैंसम अमाउंट पे करने में विश्वास नहीं रखते। तो ये किसी चीज़ को लंबा ड्रैग करते चले जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस होता है जहाज़ का, तो वो तो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। जो आपके क्रू मेंबर्स हैं उनके भी कुछ इंश्योरेंसेस होते हैं, तो वो इतने बड़े लेवल के इंश्योरेंस होते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती पैसा दे करके किसी का मुंह बंद करना। तो पर ये है तो अनैतिकता कि भाई आपके जहाज़, आप ऐसे जहाज़ों को एक जहाज़ कभी एक पोर्ट से नहीं गुज़रता, कई पोर्ट से वो जहाज़ गुज़रता है।
तो ये कितनी बुरी बात है कि भी कितने कंट्रीज से वो जहाज़ गुजरा होगा। और खुद मेरे पति का जहाज़ भी स्क्रैप शिप ही था, तो और वो फिर भी कई कंट्रीज से गुजरते हुए जो है। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि पहली बात तो वो स्क्रैप शिप का मतलब ये होगा कि जो जहाज अब चलने लायक नहीं रहा, तो उसके बाद भी उसे परमिशन मिली है। इतने सारे देशों से जा रहा है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ का उसमें वो शामिल होंगी तभी परमिशन मिल रही है जी, क्योंकि चेक होता है ना, आपकी गाड़ी भी होती है तो उसका चेक होता है कि कितना चल सकती है सड़क पे कि नहीं चल सकती। और अगर ये चीज़ हो गई तो ओनर को जब लगता है कि आपका ये जहाज कुछ खास काम का नहीं है, तो वो कई बार अपनी स्वार्थ के लिए इस तरह की किसी चीज़ को किसी के साथ मिल करके कोशिश करता है कि उसको अगवा कर लिया जाए ताकि उसे बड़ी रकम मिल पाए जो या फिर अगर उसका नॉर्मली भी उसका शिप अगवा हो जाता है तो भी वो फिर उसे वापस, क्योंकि बेसिकली रैंसम पे जहाज ऑनर ही करते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि भाई जहाज ऑनर ही पे करते हैं। अब जब जहाज ऑनर को ये बात पता है कि आपका जहाज़ अगर ख़त्म भी हो गया तो भी आपके पास इंश्योरेंस की सिक्योरिटी है और वो स्क्रैप शिप भी है जो चलने के हालात में भी नहीं है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसमें किसी की ज़िंदगी जा रही है या नहीं जा रही है। पर ये तो बड़ा आरोप लगा रही हैं आप, क्या ऐसा कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत सिर्फ इतना है कि मेरे पति भी स्क्रैप शिप में थे और अभी एक महिला हैं कलकत्ता से, उनके पति भी किसी स्क्रैप शिप में ही हैं और उन्होंने मेरे पास कागज़ भी भेजे हैं कि वो स्क्रैप शिप ही है जो बेसिकली हाईजैक हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे, हाँ अभी का है। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको उनका नंबर भी दे सकती हूँ, आप बात कर सकती हैं कि ऐसे बहुत सारे, क्योंकि उस स्क्रैप शिप पे एक ही इंडियन है जो कलकत्ता से हैं। तो कई बार मैं तो गांव की पृष्ठभूमि से आती थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे साथ खड़े होने को तैयार थे, मेरी खाप, मेरी पंचायतें, जो मतलब मेरे पास मैन पावर था फिर भी अपनी बात रखने को। लेकिन कई बार जो लोग शहरों में रहते हैं तो उनके पास उतना बड़ा मैन पावर नहीं होता, तो अकेले लड़ना भी मुश्किल है। तो आप तो 10 साल पुरानी बात है मेरी घटना तो, लेकिन अभी के लिए जिस महिला के पति वहाँ पर फंसे हुए हैं पिछले 3 महीने से, तो आप क्या कहेंगे? उसने मुझे प्रमाण भेजे इस बात के कि वो स्क्रैप शिप ही है और ऑनर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। इसमें 2 सवाल मेरे मन में आते हैं। एक तो ये कि जब पता है कि स्क्रैप शिप है तो फिर जाते क्यों ऐसे? क्योंकि बेसिकली एजेंट्स के थ्रू लोग प्लान करते हैं कि भाई आप उसमें जाएं, और कभी भी एजेंट्स इस बात को रिवील नहीं करते। जैसे आप किसी भी गाड़ी में बैठ लें और आपको थोड़ी पता है कि वो गाड़ी जैसे अभी बता रहे हैं ना कि वो पेपर है उनके पास में, वो पेपर उन्होंने बाद में कलेक्ट करे हैं कि भाई उन्होंने जानने की कोशिश की है, वो भी मेरे कहने के बाद कि आप एक बार ये कोशिश कीजिए मोहतरमा, ये तो जाने कि आपके पति का, क्योंकि एक चीज़ समझने वाली है कि भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्क्रैप शिप को ही समंदर में उठा लिया जाता है, खासकर सोमालिया जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर स्क्रैप शिप जो बड़े बड़े शिप हैं वो तो घंटों और दिनों के हिसाब से छुड़वा लिए जाते हैं, घंटे और दिनों के हिसाब से, ज़्यादा लंबा समय नहीं होता। मतलब बेसिकली ऐसा है कि वो अगवा तो किसी को भी कर लेते हैं, किडनैप, उनको थोड़ी पता है कि ये स्क्रैप शिप है या क्या है। लेकिन जिसके पास, जिस देश के पास ताकत है, जिसका जो ओनर ठीक है, जिसको लगता है कि भाई मेरे जहाज की एक कीमत है, तो वो मिल करके उसको छुड़ा लेते हैं, और जिसकी किसी को परवाह नहीं है वो वहाँ उनके कब्जे में रह जाता है। कब्जे में रह भी जाते हैं, लोग मर भी जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कोई अपने एक तिवारी जी थे हमारे जहाज़ के साथ ही, हमारे जहाज़ से पहले उनका जहाज़ अगवा हुआ था, MV आइसबर्ग। और क्योंकि इस मसले में कई बार ऐसा होता है कि रोका जाता है आपको कि आप कुछ ना बोलें, वो इसलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट को लग रहा होता है कि भी इससे रैंसम इंक्रीज़ हो सकती है कि भाई अगर मामला तूल पकड़े। और मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर आप अपने लोगों को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो आप बोलिए, क्योंकि छोटी से छोटी न्यूज़ भी उनके पास कुछ ऐसे हैं तौर तरीके कि भाई आपकी छोटी से छोटी न्यूज़ भी वहाँ पे पहुँच जाती है कि क्या चल रहा है, कंपनी ऑनर का क्या स्टेटस है, या जो नेशनल्स उन्होंने पकड़े हुए हैं उनका क्या स्टेटस है। तो उस हालात में मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि भी चुप रहने का मतलब है कि आप उनको मौका दे रहे हो कि वो ये समझ जाएं कि यहाँ से कुछ नहीं मिलना, या तो वो क्रू मेंबर्स को एक एक करके मार देते हैं, या फिर अनरेस्ट के चलते अगर कोई क्रू मेंबर कोशिश करता है खुद को बचाने की तो उसको भी वो समंदर से फेंक देते हैं। मिस्टर तिवारी हैं जो MV आइसबर्ग पे उनका बच्चा था, जो आज तक भी मतलब उनके हालात पागल जैसे हैं, क्योंकि उनका वो बाद में
हमसे 1 साल पहले अगवा हुआ और हमारे भी लगभग 1 साल बाद, लगभग 1 साल या 6 महीने के बाद वो लोग छूट के आए। वो भी शिप नहीं, वो कोई नेटो फोर्सेस का कोई हमला था जिसमें उनको सोमालिया के द्वीप से ही जो है वो बचाया गया। और आज तक भी इस बात का कोई पता नहीं चला है कि तिवारी जी के लड़के का मतलब क्या हुआ, और कोई बोलने को तैयार भी नहीं है उस विषय में। तो ये सबसे बुरी बात है। देखिए, ये तो वाकई बुरी बात है और बहुत शॉकिंग भी है कि जितनी केस आप बता रहे हैं, क्योंकि इस पर तो बात होती ही नहीं है जी। क्योंकि आपका एक केस है जो कि आपसे लगभग शायद 2010 की घटना है। हाँ जी, 2010-11 10-11 और लगभग 11 महीने लंबा आपका संघर्ष रहा जी। तब जाकर के वो लोग को छुड़ा पाए सब लोग मिलकर। और अब आप बता रही हैं कि ऑलरेडी एक महिला आपके कांटेक्ट में है जी। अभी एट प्रेजेंट, At उनके present। हस्बैंड को जो है अगवा किया हुआ है। हस्बैंड जी। क्या मतलब पूरे शिप को किया उसका में वो भी हैं? उसमें सिर्फ एक इंडियन है, ओके। वो इंडियन उनके हस्बैंड है। लेकिन एक इंडियन की भी तो क्या, किसी भी, मैं मान रही हूँ कि इंडियन हो अमेरिकन हो, लेकिन उसकी एक आदमी की भी वैल्यू होती है, कम से कम उसके घर के लिए तो होती है। नहीं नहीं, मैं तो ये कहती हूँ अमूल्य होता है। जी, कोई भी बिल्कुल। जीवन अमूल्य है, बिल्कुल। भले ही वो किसी जानवर का भी क्यों नहीं है, जीवन अमूल्य है। बिल्कुल। और अब यहाँ सवाल वही आता है कि जो आपने बताया कि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बताऊं आपको बात कि अगर कोई किसी सरकार अपनी, यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैथेटिक मैं समझती हूँ कि भाई एस्पेक्ट है कि यहाँ पर जो आम नागरिक हैं या आम लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब लोग हैं, मतलब उनकी ज़िंदगियों की कीमत को मतलब कीमत नहीं समझा जाता, या एक नैतिक जिम्मेदारी भी जो हमको संविधान में राइट टू लाइफ दिया गया है, मुझे ऐसे लगता है कि भी कोई परवाह नहीं है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि शायद 150 करोड़ हिंदुस्तानी है, तो हो सकता है गवर्नमेंट का ये इस तरीके से जनसंख्या घटाने का एजेंडा भी हो सकता है। मीन्स ऐसा मेरा मानना है। मतलब यही से आप दर्द कहें हाँ, कि ऐसा कुछ है कि दे डोंट वैल्यू लाइफ। तो फिर जब आपके पास कॉल आया तो ये कितने महीने पहले जो है, आपके हस्बैंड रविंद्र नाम है राइट? जी कितने महीने पहले रविंद्र गए थे और कब आपके पास ये खबर आई? जी, वो एक्चुअली फरवरी में जा चुके थे घर से तो। ठीक है। और मेरे को बीच में एक बार जब ये पाकिस्तान रुके थे लोडिंग के लिए। अच्छा, शिप पाकिस्तान की थी? नहीं, शिप तो मिस्र का था। अच्छा, इजिप्शियन शिप था MV स्वेज। ओके। तो उसमें 4 पाकिस्तानी भी थे इनके जहाज़ में। हम 6 इंडियंस थे, बाकी के श्रीलंकन थे, कुछ एक श्रीलंकन था, बाकी के मिस्री लोग थे, इजिप्शियन ही थे। तो इन्होंने मुझे बस वो एक बार कराची से फ़ोन किया था, कहीं जहाँ से भी लोडिंग हो रही थी, कि एक बड़े से पाकिस्तानी फेमस आदमी का नाम बताया था और मुझे बोला था कि मैंने तुम्हारे वहाँ तो मतलब किसी से बोल करके, हम तो पोर्ट पे थे, लेकिन किसी पाकिस्तानी को कह करके ना मैंने उनके बुटीक से तुम्हारे लिए ना 3 सूट और एक काले रंग की साड़ी मंगवाई है, क्योंकि मुझे काला रंग बहुत पसंद था। तो मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मेरे को वो बात सुन के कितना अच्छा लगा था, काले रंग की साड़ी पाकिस्तान के बुटीक से। तो और बड़े से वो कोई इंसान थे जो मतलब फेमस हस्ती थी कोई। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि, और वो फिर इन्होंने मुझे थोड़ा सा बस ये कहा था, जिसको मैंने बड़े मतलब ऐसे यूं ही टाल दिया कि इसको लग रहा होगा कि भाई मैं जैसे इनसे थोड़ा सा सिंपैथेटिकली प्यार से बात करूं। तो मतलब जैसे कई बार हस्बैंड दूर होते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा पैम्परिंग। तो मैं जल्दी में रहती थी हर बात की कि अच्छा हाँ ठीक है हो गया कि हाँ। तो इन्होंने मुझे बोला था कि हम ना सोमालिया से गुजरेंगे और वहाँ पे ना ये सब बहुत है, मतलब ये हाँ ये सब बहुत। मैंने इनकी बात को भी कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया कि वहाँ पे डाकू वाकू होते हैं या कुछ ऐसे है, या शिप को अगवा कर लेते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने मुझे बोला था कि कई बार वहाँ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो मैंने बिल्कुल सच में, मुझे लगा कि ऐसे ही बुद्धू बना रहा है मेरा, मतलब ऐसे पैम्परिंग के लिए अपनी। फिर मैंने कहा कि चाचा कुछ नहीं होने वाला तेरे को ना उठाए कोई भी। तो ऐसे करके और फिर हमारा कन्वर्सेशन ऑफ हो गया। उसके बाद मेरे को ना ऐसे तो लगा कि जैसे ये नॉर्मल रूटीन पे महीने में 1.5 महीने में ऐसे मुझे फ़ोन कर लेते थे। महीने में? हाँ, ऐसे कर लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोस्ट पे लग जाता था जहाज़। तो उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक बार ऐसे फरवरी के बाद में बात करने के बाद ऐसे लगा, मार्च गुजरा, मार्च गया, फिर अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, फिर मेरे को पता नहीं क्यों यूँ लगा कि कई बार हो सकता है समंदर में ज़्यादा ट्रैवल हो गया हो। और मैं भी अपना, क्योंकि टीचर थी, बच्चे पढ़ाती थी, तो
मेरा भी बच्चों के साथ मन लगा रहता था, तो मतलब मैंने उस चीज़ को बहुत मतलब तो हल्का सा जैसे कोई ख्याल तो था मन में कि अब की बार ऐसा क्या हो गया कि भाई इतने लंबे महीने तक आपने फ़ोन नहीं किया, और मैं सिर्फ ये प्लानिंग कर रही थी कि काली साड़ी कब आएगी। नहीं कि जैसे ही वो मुझे कॉल करेगा तो मैं धमकाऊंगी कि तुम्हें अकल नहीं है कि इतना टाइम हो गया तो फ़ोन करना चाहिए। मतलब ऐसे मेरे मन में था कि मैं झगड़ा करूंगी। बस ये एक हल्की सी सोच कहीं ग्लिम्प्स थी, बाकी मतलब ऐसे कोई सीरियस कंडीशन या कुछ ऐसे मैंने नहीं सोचा। ओके, फिर आपके पास फ़ोन आया अगस्त में। हाँ, अगस्त में जो सेकंड इंजीनियर थे जहाज़ पे, शर्मा जी, उनकी वाइफ मधु शर्मा ने मुझे जम्मू से बोला, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भी बड़ी भीड़ भाड़ वाले रोहतक के बस स्टैंड से मैं भी अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए जो है वो तलाश रही थी कि वो 7:20 वाली बस निकल ना जाए। बस मैं बहुत स्पीड से जो है वो बस की तरफ भाग रही थी, और उस टाइम पे वो छोटे कीपैड वाले फ़ोन होते थे जिसने जिसमें एक यूनिवर्सल टोन होती थी, टिन करके, और वो बोल रहा, और मैं मन में सोच रही किसका दिमाग ख़राब है, बस पकड़ूं फ़ोन उठाऊं। तो लेकिन वो कॉल, क्योंकि जैसे ही मैंने एक कुर्सी से ट्रैवल उठ के मैं बस देख के भागना चालू किया, तब वो फ़ोन कॉल जो है आना शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद वो लगातार आते ही जा रहा था। तो पता नहीं क्यों मैंने बस का जैसे ऐसे बैम्बू पकड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा अब तो बस हाथ आ चुकी, चल ले उठा ले। अब वो फ़ोन मैंने उठाया तो उधर से मधु शर्मा जी की आवाज़ आती है, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। अब मुझे सच में जम्मू कश्मीर सुन के, कई बार पाकिस्तान सुन के, कुछ ऐसे सुन के थोड़ा सा जैसे या तो इसे रूढ़िवादिता कहें या फिर पढ़ाई लिखाई की कमी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को मतलब अपने साथ एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आप उसके सच और झूठ को सिर्फ दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते चले जाते हैं। उसमें चाहे भले ही आपकी उम्र भी गुजर जाती है कई बार, कि आपको नहीं मौका मिला कि आप किसी चीज़ का सच जाने। तो आज जम्मू कश्मीर में मेरे बड़े अच्छे, बहुत फैमिलीज़ मेरी अच्छे दोस्त हैं, तो अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो अब जम्मू कश्मीर से बोल रही हैं, मधु शर्मा है, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, आपको कैसा लगेगा। एक बार तो थोड़ी जल्लाट थी कि यार कौन जम्मू कश्मीर, तो फिर बोली रुकिए आप, मैं मधु बोल रही हूँ, और उन्होंने कहा ना कि जैसे मेरे और पति, आपके पति एक ही जहाज़ में काम करते हैं। तब मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि अच्छा, फिर मेरे दिमाग में एकदम से ये आया लेकिन ये क्यों फ़ोन करके बता रही है मुझे। फिर मेरे को यूँ लगा कि संभव है कि फ़ोन करने के लिए ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि पतिदेव कई बार कहते थे कि सैटेलाइट जब ज़्यादा समंदर में जाते हैं तो जहाज़ का सैटेलाइट काम करता है, जिस पे फ़ोन करने में काफ़ी खर्चा आता है। तो मैंने सोचा किसी एक फैमिली को शायद ये लोग ने बताने के लिए कि हम ठीक है ऐसे। तो फिर लेकिन उसने मेरे को बोला कि भाई ये जहाज़ तो आपके और मेरे पति तो उधर सोमालिया में बंधक हैं, और जहाज़ पे तो उनको सोमालिया में जो है वो पायरेट्स ने उठा ले। मैंने उसी के मुंह से वो शब्द मेरे मन में अटक गया था, पायरेट्स। तो मेरे को लगा था उससे पहले कभी शब्द, सुनो ये तो जैसे इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते थे जो सिलेबस में लगती थी, तो उतना सीरियस कुछ नहीं लग रहा था कि भी जैसे होते हैं ना कि भी पायरेट्स, तो वो वाला सिचुएशन नहीं था कि मेरा इमेजिनेशन वैसा नहीं था कि मैं कुछ इमेजिन कर पाऊँ। मुझे ये तो लग गया था कि पायरेट्स हैं, मतलब कुछ है। तो जैसे जब मैं छोटी होती थी तो मेरी एक सीनियर होती थी जिनका जहाज़ नेपाल में काठमांडू वो जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, और बंधक बना लिया था, और उसमें उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उस जहाज़ में, काठमांडू वाले में। वो मेरे साथ ही कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। तो उनका रोना, और वो उसकी हनीमून के दौरान उसके पति की मतलब मौत हो जाना, तब वो पायरेट 814C की बात कर रहे हैं जो हाईजैक प्लेन हाईजैक हुआ था। अच्छा, उसमें वो आपके मेरी मित्र थी, मतलब मेरी सीनियर होती थी वो, रूपन कतियाल। हाँ, वो मेरी सीनियर थी कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो उनके पति, उनकी अभी थोड़े दिन पहले मैरिज हुई थी, और हमें पता है कि भाई हमारी 2 स्कूल बस छूटती थी, वो गोहाना वाली में बैठती थी और मैं, हमारा पास में गांव था कासंडी, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती थी। तो जैसे पता चला कि भाई उनके पति ऐसे नहीं रहे अब, और उसने कितने शौक से शादी करी थी, तो कुछ चीज़ें थी जो बैक टू बैक मतलब मन को कहीं
कहीं कंधार। कर रही थी। कंधार का जो वो था उसकी बात कर रहे हैं आप, हाईजैक जो नेपाल, मुझे इतना पता कि नेपाल का कोई जहाज था, वो काठमांडू जा रहे थे हनीमून पे हस्बैंड वाइफ। और क्योंकि शायद हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त गांव में लाइट कम आती थी, न्यूज़ चैनल पे 15 मिनट की शाम को डीडी मेट्रो पे या अपने जो दूरदर्शन था उस पे एक न्यूज़ आता था जिसमें नेशनल न्यूज़ ही थोड़ा कवर में रहता था, पता भी नहीं चलता हमें। अगर मेरी वो जो सीनियर थी उनके हस्बैंड वो की, वहाँ से लौट रहा था यहाँ पर उस दौरान। अब तो खैर मतलब इतनी सारी पे सीरीज बन गई हैं और सब कुछ हो गया, क्योंकि उसमें 3 बड़े आतंकवादी जो उनको छोड़ा गया, ये अलग हमारी बातचीत चली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से कुछ था और मैं चढ़ते चढ़ते बस मुझे लगा कि ना रुक, और मैंने वो फ़ोन काटा और उसको बोला 1 सेकंड का टाइम दे, मैं वापस करती हूँ। फिर मैं चल के उसी शीट पे जा बैठी जहाँ से मैं उठ कर के गई थी। फिर मैंने मधु जी को दोबारा फ़ोन किया और मैंने उनसे पूरी घटना जानी, और मुझे ये लगा कि ये क्या है। तो उनको कैसे पता चला था? उनके पास जैसे जो पायरेट्स हैं वो मौका देते हैं, जैसे उनको लगा कि रैंसम प्लान नहीं हो सकता ऑनर के ज़रिए, ऑनर मना कर चुके थे कि मेरे पास देने के लिए कोई पैसे हैं ही नहीं। तो ये पायरेट्स को पता था, तो पायरेट्स ने अपनी एक लास्ट कोशिश की थी कि भाई ये खबर फैमिलीज तक पहुंचा दी जाए। अगर वो लोग रैंसम अरेंज करें, अपनी गवर्नमेंट से बात करें या कुछ भी करें, वो लोग का जो भी सोच था, तो वो लोग ने जो शर्मा जी थे, शर्मा जी अच्छी पोजीशन पे थे, जहाज़ में सेकंड इंजीनियर थे। तो अब इंडियन फैमिलीज़ में सबसे अच्छा रैंक होल्डर शर्मा जी थे, तो उन्होंने एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के ज़रिए, अब एक इंडियन फैमिली को पता चलेगा तो उनको भी मतलब पता होगा ही दूसरी फैमिलीज़ को। लेकिन गज़ब की बात ये थी कि मधु ने मुझे क्यों फ़ोन किया, उन्होंने बाकी इंडियन फैमिलीज़ को नहीं किया, सिर्फ मुझे किया। क्योंकि जब 1-2 फ़ोन कॉल हो चुके थे शर्मा जी के उनके साथ, तो मेरे पति ने फ्रस्ट्रेशन में ये बात बोली थी कि आप किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन मेरी वाइफ को अगर आप बता देंगे तो वो पक्का कुछ कर देगी, वो कर देगी, आप मानिए। आप एक बार बस प्लीज़ उसको, आप मेरी पत्नी को बताएं। उसके ज़िद की वजह से जो है वो मेरा नंबर जो है मधु जी को दिया गया, और तब मधु जी ने मुझे इन्फॉर्म किया। ओके, सो ये कितना पैसा मांगा था? ये मांगने को तो वो लोग का शुरू में तो डिमांड 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, कुछ भी रहता है, 50 करोड़। निगोशिएट होते होते कितने पे फिक्स होगा वो एक कन्वर्सेशन है, कि वो हालात को देखते हुए 10 करोड़ में सब्र करेंगे, 15 में करेंगे, 17 में करेंगे, 20 में करेंगे। नेगोशिएट कौन करता है? नेगोशिएट बेसिकली जैसे कुछ लोग इंटरफियर करते हैं, कुछ को कई बार, जैसे अब हमारे मसले में अचानक से एक समाज सेवी एंटर कर गए थे। नहीं, वो तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे जानूंगी कि हाँ, कब क्या क्या हुआ। निगोशिएट डिपेंड करता है कि उसमें मतलब कौन है, पर निगोशिएटर्स होते हैं हर चीज़ में। मतलब ये जब इतने बड़े बड़े कांड होते हैं तो इनमें निगोशिएटर ना हो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपको लगा कि अब मुझे इस पे कुछ करना चाहिए, क्यों लगा? किससे आपने अप्रोच किया सबसे पहले? क्यों लगा कि आपको करना तो बिकॉज़ सरकार कर रही है, नहीं कर रही है? मतलब क्या आया दिमाग में कि क्या करना चाहिए मुझे? क्योंकि किसी के पास भी आएगा तो ना पहली बात तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। नहीं, मुझे जनरली, मैं जब वहाँ बैठी थी तो मैंने घर आके जैसे चर्चा करी, और मैंने मेरी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और हम काफ़ी मतलब एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली। उस दिन क्लास लेने गई थी, स्कूल गई थी? नहीं, उस दिन मैं कहीं नहीं गई, मैं वापस पैदल चलते चलते आ गई अपने घर, सोचते सोचते मैं क्या करूं। मुझे पता है कि मैं ढेर की तरह सोफे पे बैठी थी, मेरे सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई गया है और कोई इतनी जल्दी वापस आया है, और मैं रो रही थी। उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं सोफे पे बैठ के, मदर इन लॉ को ये लग रहा था कि ज़रूर, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्रांतिकारी थी, तो कई बार मैं कुछ गलत लोगों को देखती थी तो मैं झगड़ पड़ती थी, तो उनको लगा कि संभव है इसका फिर किसी से कुछ झगड़ा हुआ होगा और ये बैठ के यहाँ पे आके रो रही है। तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा क्या हुआ। तो मुझे इतना पता कि मेरा गला इतना भरा हुआ था कि मुझे ये बताने में भी दम लग रहा था कि भाई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि भाई मतलब मेरे अंदर वो ताकत नहीं बची थी
कि मैं कुछ बोल पाऊँ। फिर खुद को किसी तरह रिस्टोर किया, पापा को बताया, पर चूँकि मेरी जो ससुराल पक्ष है उसमें थोड़े से ज़्यादा मतलब शरीफ लोग हैं, जो ज़्यादा मतलब ये पंचायतें इन सब में, क्योंकि फादर आर्मी में थे तो अलग अलग स्टेट्स में ही उनका लाइफ गुजर गया था। मदर इन लॉ बहुत सीधी थी, 2 ही लोग थे घर में और तीसरे मेरे हस्बैंड, चौथी मैं, एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ी दादी। तो मुझे कहीं लगा ही नहीं कि भाई कुछ हुआ है। तो अब हमारी उस टाइम पे आई रिमेम्बर रविंदर की दादी होती थी घर में, मेरे को रोती देख के वो बोल रही थी कि रोवा क्या है बेटा, यार रोवा क्या है। वो मेरी सास से पूछ रही थी कि ये रो क्यों रही है, संपा क्या था रोए है। तो अब मेरी सास को नहीं पता मुद्दा क्या है। फिर मैंने उनको बताया तो फिर, और दादी को तो मैं सच बताऊं लास्ट तक ही नहीं समझ आई थी। वो तो यूं उनको कोई बता देता ना कि तेरे पोते को किसी ने पकड़ रखा, तो दादी नु कहा करती कि कुछ कौन है बेटी, तू टेंशन मत ले, मंत्रा दादा खंदा रखा है, उड़े दजा पे बैठा है, जहाज की दजा पे बैठा है और कति साबत उल्टा होगा कोई, तू कितने मत जा, तेरे घर बैठे बैठे आओगा वो, तू चिंता ना कर। मैं बताने लग रही तेरा दादा जा रहा उसने लेने, मतलब वो एक रट ऐसा बोलती थी। तो अब वो बात हो गई। फिर मैंने अपने पिताजी को फ़ोन कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखा जाए तो उनके लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी भाई ये तो होगा ही कि विश्वास करें ना करें। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक काम कर, तू ना घर ही आ जा, हम यहाँ पे बैठ के कुछ देखेंगे भी, क्या करेंगे क्या नहीं, थोड़ा बैठेंगे बात करेंगे। फिर चलो मेरे को लगा कि हाँ मैंने खुद को रिस्टोर किया और वापस मैं अपना बस पकड़ी और घर पे पहुँच गई। 1-2 दिन के कपड़े ले गई, क्योंकि अब लग रहा था कि वहीं कुछ हल निकलेंगे मेरे पिताजी के पास। तो अब वहाँ पहुँचने के बाद जो है हम लोग बैठे, हमने बात करी। फिर ये समझ में आया कि भाई अरे उसके वो भी चाहिए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी चाहिए हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी चाहिए, उस कौन सी कंपनी में काम करता है ये भी चाहिए है। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मतलब कभी ऐसा ज़रूरी ही नहीं लगा कि मतलब ये कोई ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इतना सिंपलिसिटी थी कि हाँ मज़े वाली लाइफ है। तो बस अब वो सब जुटाना भी था। फिर धीरे धीरे उसके मर्चेंट नेवी के जो एक आध फ्रेंड के साथ में रूबरू थी, उनसे मैंने उनके नंबर दोबारा से अपने फ़ोन में रीस्टोर करे कि कौन कौन किससे बात कर सकती हूँ। कुछ लोग जहाज़ पे थे तो फ़ोन ही स्विच ऑफ थे, कोई एक आध का उस टाइम पे तो कोई किसी से कोई बात हो नहीं पाई। फिर मैंने दोबारा से मधु शर्मा को फ़ोन किया तो उसने मधु शर्मा ने कहा कि कंपनी तो दोनों की सेम है ना, मेरे पास मेरे पति के हैं। फिर उसने मुझे मेल के ज़रिए वो उस जहाज़ की और वो सब डिटेल्स उसने मुझे भेजी। उस दौरान बीच में हम लोग 1-2 मंत्रियों से मिल चुके थे, जहाँ पे मतलब ये सवाल खड़े हुए थे कि कहाँ हैं, कौन से शिप में हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी ये लग रहा था कि अरे ये मैंने कैसे मेरे से मिस हो गया कि भी ऐसे भी होता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स भी होते हैं और कोई टर्म्स कंडीशंस भी होती हैं, कुछ इंश्योरेंसेस भी होते हैं। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो अब मैंने वो सब क्या है कि मधु के ज़रिए, उसके हस्बैंड के ज़रिए जो उसके पास थे, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी करी। फिर हमने बैक टू बैक, हमारे एक फूफा जी हैं कर्नल आजाद सिंह सहरावत, उन्होंने, मेरे ससुर ने जैसे लीगल लड़ाई लड़ते हैं वैसे शुरुआत करी और 2-3 महीने उसी में निकले टिल सितंबर। कि हम लोग अक्टूबर गुजरा नहीं, सितंबर गुजरा, जो अगस्त में हमें पता चला था, अगस्त 4-5-6 के आसपास टाइम था। तो वो 2 महीने तो फूफा जी की एक छोटी मारुति कार होती थी, उसमें मेरे ससुर, मेरे फूफा ससुर और हम 1-2 लोग, वो सब आते रहे जाते रहे, चिट्ठियाँ लिखते रहे। फिर मेरे पिताजी ने कहा बेटा न्यू मामला काबू को नहीं आवे, किसी लोकल मंत्री को पकड़ो, उस लोकल मंत्री से ही बात होएगी। फिर मैंने फैमिलीज़ को लिखा कि आप सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन तो सब जुटा ही लेते हैं, कौन फैमिली कहाँ की है, सब की जिन जिन फैमिलीज़ को हम लोग बुला पाए उन सब को। हाँ 6 लोग थे, बॉम्बे वाली फैमिली और एक केरल वाली थी, जो जिनके लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं था बट वो फ़ोन से हमसे कनेक्टेड थे। 4 फैमिलीज़ हम लोग इकट्ठे लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर वाले, हम और अम्बाला वाले और एक शिमला वाले थे। तो वो 4 फैमिलीज़ में से पेरेंट्स, माँ बाप और हम सब इकट्ठे होकर के हम आए एक प्लेटफॉर्म पे। वो लोग हरियाणा आए और उसके बाद फिर वहाँ से
हम लोग ने मंत्रियों से लोकल, हालांकि मेरे ससुर जाके मिल चुके थे लोकल मंत्रियों से, पर आपको पता ही है कि मेरे को तो पहली बार ये बात महसूस हुई थी कि वे अरे ये मंत्री लोग का मतलब ये सिस्टम है। मतलब जो मुझे लगा कि क्या तो सिस्टम है? ये क्या रहता है कि इनकी घरों के बाहर लोग खड़े रहते हैं, तादाद में महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, फिर अचानक से पता चलेगा मंत्री जी आए हैं और जू करके अंदर चले जाते हैं और फिर पब्लिक भागती है इनके पीछे। मतलब आवारा पशु नहीं होते, जैसे ऐसे आवारा पशु की तरह पढ़े लिखे लोग भी भाग रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि भाई ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जिनको वो ऐसे पूरा कर रहे होते हैं। और मंत्री जी सी मद में चूर होते हैं कि अरे तुम आगे आगे चल रहे हो, पीछे पीछे ये सब लोग भाग रहे हैं। मेरे को लगा ये कौन सा सिस्टम है। अब ये सिस्टम में किसी महिला के लिए किसी मंत्री को ग्रैब कर पाना तो भाई बहुत मुश्किल था। तो अब उठ के हम लोग अपना सिंपलिसिटी से, किसी ने बोल दिया रामलीला मैदान में आएंगे, मंत्री जी से हम वहाँ मिलने चले गए। उसके बाद अपना मैंने हमारे मुंह से भी हमने भी बोल दिया कि भाई आपसे कितनी बार कोशिश करी। अब उन्होंने भी सवाल कर दिया कब आए आप हमारे पास, कब आए आप हमारे पास। तो अब हमने क्या ही बताएं कि इतनी भीड़ में जब आप मिलते हैं क्या आप लोगों को देख पाते हैं कि कौन मजबूर पिता, कौन मजबूर पत्नी, कौन मजबूर बहन, कौन मजबूर माँ आपकी लाइन में लगी हुई है। तो आप अगर देख पाते तो शायद आप हमें देख भी लेते। फिर एक दूसरे मंत्री महोदय वो अंग्रेजी बोल के दिखा रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, डू यू हैव एनी सेंसेस टू टॉक टू समबडी एंड दिस हैज़ गॉट समथिंग इंटरनेशनल, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वी नीड टू डील इट इंटरनेशनली, सो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, फलाना ढिमका जो भी बोला। अब आगे से हमने भी उनको जवाब अंग्रेजी में ही दिया। तो मंत्री महोदय थोड़े सक पकाए भी कि अच्छा ये तो मैंने आप, क्योंकि मैं ससुराल पक्ष था तो घूंघट लगा रखा था, तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि अंदर से कोई दूसरा अंग्रेज भी आपको कुछ बोल देगा। तो मैंने कहा कि मतलब जैसे मैंने उनको कुछ ऐसे बोला था कि इट्स ओके इफ़ इट हैज़ गॉट समथिंग international, so do you have any strategy to deal the international problems? We are your nationals, don't you understand? And the situation of a lady or situation of a father, मतलब why don't you understand, मतलब such kind of pathetic conditions। और आप अंग्रेज़ी बोल के हमें ये दिखा रहे हैं इस भीड़ के सामने कि आप अंग्रेज़ी बोल गए तो ज़्यादा बड़े नेता बन जाएंगे। तो अब आए नहीं आप मेरे पास, और मंत्री महोदय गुस्से में चल दी और हम पीछे से चिल्ला रहे हैं कि आपकी मदर ने कहा था कि मैंने अमेरिका से अपना बेटा दुनिया की सेवा करने के लिए बुलवाया है। तो फिर क्या कहते हैं, बस ठीक है, एक मंत्री से फिर थोड़ा सा आहत हुए, किसी ने कैप्चर करा और उसने हमें दिल्ली ला पटका। अब दिल्ली में हमें कुछ बेहतरीन लोग मिले, अर्नब गोस्वामी जैसे, राजदीप सरदेसाई जैसे, और कुछ पीटीसी न्यूज़ और ये सब, इन्होंने हमें वो रास्ते दिखाए। मीडिया शुरू हो गया था खबर। हाँ, कि उनको लगा कि इस महिला की कोई प्रॉब्लम है तो दे टुक पिटी ऑन मी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था ये लोग हैं कौन। मैं सच बताऊं, कौन है ये लोग जो मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आपको कांटेक्ट? हाँ, कांटेक्ट किया। वो एक वीडियो रील जो किसी ने भेज दिया था मेरा बुरी तरह रोते हुए रामलीला मैदान का, तो वो, और मंत्री से वैसे बात करते हुए, वो किसी बड़े रिपोर्टर ने या बड़े अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने उसे कैप्चर किया। और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे फ़ोन पे फ़ोन आए, और एक ऐसा रास्ता मुझे मिला कि जिसमें मुझे लगा कि शायद अंधेरे को लीन के कोई प्रकाश किरण मेरे तक पहुंच रही है। और बस मुझे इतना याद है कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बहुत मंत्रियों के पास मैं ऑलरेडी जा चुकी थी दिल्ली में, जो चिट्ठी विट्ठी लिखते हैं देते हैं, नॉर्मल चीज़ें मैं अडॉप्ट कर चुकी थी। लेकिन वो जो क्रांतिकारी वाला जो एक सिस्टम था वो अब शुरू हो रहा था कि भाई किसी ने मुझे बोला कि आज देखना इन्हें पक्का SM कृष्णा जी बुलाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया था। इंटरव्यू के बाद मैं बाहर सीढ़ियों पे बैठ के, अर्नब गोस्वामी जी ने मेरा वो लिया था इंटरव्यू और मेरी समस्या पूछी थी, मैं सीढ़ियों पे बैठ, मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि ये कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है मेरी लाइफ में। मैं बाहर बैठ गई और सीढ़ियों पे सोच के ये देखने लगी कि अब कल मैं
क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फिर इतने में क्या है, किसी ने बोला कि देखना, आज मैंने सुना बस किसी को कहते कि अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुआ है ना इनका इंटरव्यू, तो देखना इनको कल ही पक्का कॉल आ जाएगी मंत्रालय से। और ऐसा ही हुआ, मुझे एक मंत्रालय ने नहीं 4 मंत्रालयों ने मुझे इकट्ठे बुलाया। शिपिंग मिनिस्टर अलग से बुला रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अलग से बुला रहे हैं, और 1-2 डिपार्टमेंट थे जो काफ़ी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड थे, उन्होंने मुझे अलग से बुलाया था। फिर एक हमारे मिश्र बेस्ड होते थे स्वामीनाथन जी, जो गवर्नर थे वहाँ, वो भारत के एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझे अलग से फ़ोन किया और बातचीत करी, थोड़ी सांत्वना, धीरज बंधाए। पर सच बताऊँ तो मतलब नौटंकी लग रही थी, मतलब एक शदीद नौटंकी जैसे चल रही हो, कि जैसे लपेट, मतलब किसी तरीके से चीज़ों को मुद्दा है ये बस, मतलब मेरे अंदर तो किसी ने भी ये आपको भरोसा नहीं दिलाया कि ना, ये, तो क्या क्या कहते थे मंत्री जी या बाकी लोग? उनका बोलना ये था कि यस वी नो दिस इज समथिंग सीरियस, हाँ हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और फिर कुछ ये भी था कि जैसे निकल के आ रही थी एक आध बातें किसी मंत्रालय में कि भाई हम कोशिश करेंगे लेकिन आप चुप रहें, क्योंकि रैंसम दे नहीं सकती गवर्नमेंट, हमला भी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अदर नेशनल्स हैं, तो परमिशन लग, वही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी कि भाई उसके बाद जब आपके पास ये सब है ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे। मतलब मुझे लगा कि ये कुछ मतलब नहीं करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब अपने आपको आपसे निराशाजनक तरीके से बात करें तो शायद वही बच्चे गलतियां करते हैं जिनके मतलब घरों में उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती, तो वही कुछ गलत निर्णय लेने पे उतारू हो जाते हैं। और मैं भी अपने रास्ते ढूंढने लगी थी कि भाई इससे अच्छा तो सोमालिया पहुंचा जाए। मैं पायरेट्स से बात करती थी, झूठ बोल देती थी कि आई विल पे यू मोर देन यू आस्क, यू प्लीज कीप माई हस्बैंड अलाइव। मुझे पता नहीं क्यों आपकी बात होती थी ना मेरी पायरेट्स से, उनका नंबर था मेरे पास। जब भी मुझे ये लगता कि महीना 1 महीने में अभी कुछ हो नहीं रहा और वहाँ से मेरे पति को पीटा जा रहा है बुरी तरह से, खाने पीने का कोई सिस्टम था ही नहीं वहाँ, तो मुझे लगा कि भाई वैसे अगर किसी टाइम पे वो बच भी जाएं, लेकिन मतलब कितने सर्वाइवल क्या था उनका, अगर वो मर जाते तो भाई बीमार भी होते हैं जहाज पे लोग, दवाई थी नहीं, पानी था नहीं, तो अगर वो मर गया तो भी क्या फायदा होगा इस लड़ाई का। कितने लोग थे टोटल? 23 क्रू मेंबर्स। तो अब वो एक समस्या थी कि भी मरने से पहले बचाना है, तो अब मरने से पहले तो 11 महीने ऑलरेडी होने वाले थे, तो अब और कितना सर्वाइवल देख रही थी मैं, कितना महीना जी लेगा इंसान, अगर बुखार भी हुआ है और टेबलेट नहीं है तो कितना बॉडी कैपेसिटी है आप में। तो मैं जानबूझ के पायरेट्स को एक नंबर जिस पे से अक्सर सैटेलाइट नंबर था जहाज का, उस पे से मैं फ़ोन मतलब उस पे कॉल करती थी और ऐसे ही बोल देती थी कि मैं कोई भी तरीका अपनाऊंगी, इंग्लिश में हमारी बातचीत होती थी, तो मैं कोई भी तरीका, और वो वहाँ से चिल्लाते थे किल किल पे किल। अब वो सब मेरे को, और फिर मैं घंटों तो 3-4 घंटे तो मैं समझती थी कि मैं कोशिश करती थी ऐसे अपना गला ऐसे करके, और मतलब मैं सोचती थी कि मेरे आंसू ना निकले। मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मतलब ऐसे मतलब बिना सोचे भी मतलब आपके अंदर से कुछ बह रहा था, मतलब मुझे नहीं समझ आया क्या बहता था, लेकिन अगर मैं उस एक लाइफ स्पैन को याद करूं तो अंदर से बह बहुत कुछ सकता है आज भी। वो तो मैं समझ सकती हूँ। और कहते हैं वैसे कि जिस पर बीतती है समझ उसी को आती है, लेकिन वो जो आपकी किताब के अंदर जो आपने दास्तान लिखी है और जो आपके चेहरे पे जो अभी भी दिख रहा है मुझे, तो मैं उस वजह से कह रही हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ और मैं समझ सकती हूँ कितनी कीमती होती है अपने जीवन साथी की ज़िंदगी आपके लिए। लेकिन ये बताइए कि सारे के बीच में कभी ऐसा लगा कि जब लगा कि अब भरोसा नहीं होगा कुछ? हर दिन लगता था मुझे ये बात, मैंने आपको पहली, आज तक मैं विश्वास नहीं कर पाती कि अरे, क्योंकि मैं अपने जब तो ये चीज़ है कि आपने कहा ये भरोसा नहीं था कि कुछ हुआ है, वो तो एक अलग बात है, वो फेथ है कि चलो सब कुछ ठीक रहेगा, मेरे पास एक कॉल आ जाए कि रविंदर बिल्कुल ठीक है। तो मैं हर दिन मुझे ये लगता था कि तुम हार गई, क्योंकि अगर आपका कोर्स कहीं पे जाकर के बंद हो जाए कि आप ये कोर्स आज जो है वो शट ऑफ हो गया है, तो आपको पता है कि भी चलो कुछ ना कुछ हो ही जाने वाला है इसमें। लेकिन जब आपका हर दिन आपका चैप्टर ये सोचने पे गुजरे
कि अब कल क्या करना है और किसके पास जाना है, कहाँ गुहार लगानी है, किसको चिट्ठी लिखनी है, क्या स्ट्रेटजी मैं अपनाऊं कि भाई मैं अपने पति की रिहाई पक्की कर लूं। तो फिर मेरे लिए तो हर दिन हार थी, मतलब हार थी, अनटिल और अनलेस जब मैंने अंसार बरनी जी की आवाज़ सुनी। और उस दिन भी भरोसा नहीं हुआ था कि चंदा जो हमने सोचा था वो हो गया और जहाज़ छूटेगा। बस वो एक दिन था कि शायद मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेना चाहती थी कि भाई अब छूटेंगे, लेकिन उससे पहले तक अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरे लिए हर दिन एक बहुत असमंजस ठहरा हुआ दिन था। देखिए हैप्पी एंडिंग तो आपकी जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो स्ट्रगल है उसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एक तो हम ये समझना चाहेंगे कि जब ये सारी चीज़ रही थी आपके नोन में, आपके क्लोज में, आपके रिश्तेदारों में, कौन ऐसा था जिसने साथ नहीं दिया? हाँ, कई बार मतलब ऐसे महसूस होता था कि जब घर से निकलते थे तो कई बार अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर आप बहुत मतलब जैसे ओरिजिनली उठ के चले जाते हो, मेकअप्ड नहीं हो आप, चाहे वो कैसा भी हो, तो लोग शायद बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते आपकी बात। तो मुझे भी ऐसे फील होता था कि कई बार घर से निकलते टाइम ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ लोग सिर्फ मतलब यही कहना चाह रहे हो कि मतलब ये कुछ नहीं है, ये सब मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा है और इतने बड़े सरकार के लेवल की बात है, ये क्या कर लेगी, मतलब इसके रोज़ रोज़ मतलब ऐसे मुंह उठा के चले जाने से होना क्या है, ये तो सिर्फ एक मतलब एक्सपोजर वाली बात है, या शायद इसने किसी बात में मज़ा आ गया, या कोई और रास्ता ढूंढती हंड है बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं आपकी एक पत्नी की एसेंस को बुरी तरह से मतलब घायल करते थे। ऐसे बहुत लोग थे, और वो भी बिना ये समझे कि मैं कई बार ऐसा होता था घर से बगैर खाना खाए निकल जाती थी एक वाटर बॉटल लेकर के, रास्ते में मुझे कोई ब्रेड मिलती या कुछ और मिलती मैं खा लेती, या कई बार ध्यान भी नहीं रहता था कि खाया भी नहीं। और रात को आते आते दिल्ली की भीड़ से निकलते निकलते 11 साढ़े 11 लगभग ऐसे वक्त हो जाता था। और फिर घर में भी एक ऐसी खामोशी पसर गई थी जो मतलब खा जाने वाली खामोशी थी, कि जैसे घर में आते ही वो खामोशी आपको निगल जाएगी। सिर्फ एक सवाल कुछ हुआ, मतलब यही जवाब नहीं था, यही क्या करके आए आप। जैसे कुछ लोगों को तो सरसों हथेली पे हरी चाहिए थी। अब मैं एक छोटी बच्ची, मतलब क्या एक पिता के नटशेल से निकली, शादी कर ली, वो भी सिर्फ ये सोच करके कि भाई हाँ मर्चेंट नेवी में है और खूब मज़े से लाइफ कटेगी, विदेश घूमूंगी, पति के साथ खुश रहूंगी, तो वो सोच के आपने शादी कर ली। आपको तो ये पता ही नहीं था कि भाई घर गृहस्थी में कौन से स्ट्रगल। बस कभी कभी अपने पिता के लिए थैंकफुल होती थी कि अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं होता तो शायद। जॉब आपकी चल पा रही थी, छोड़ दी थी? नहीं, जॉब एक्चुअली मेरे फादर का ही एक बड़ा विद्यालय था। मेरे पिताजी कभी भी सोच के नहीं रहे थे कि भाई महिलाओं को ज़्यादा अगर घर का कोई काम है तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो मैं अपने पिताजी के स्कूल को संभालती थी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं, घंटों किसी के घर के सामने बैठा रहना, क्योंकि मैं भी एक ऐसे पिता के घर में पली थी जहाँ मंत्री से कम फील मेरा भी नहीं था कि भाई मैं कोई मतलब लोगों के घरों में कार नहीं थे और मेरे पिताजी हमें कॉलेज से गाड़ी से कॉलेज छोड़ते थे। तो अब नेचुरल सी बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ थी, और जब आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मारते हैं ना, तो फिर आपको उसे गोली से मारने की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो सदा के लिए वो मर ही जाती है। और मैं भी बिल्कुल वैसे ही मर गई थी। और अगर आपको बहुत थोड़े में सुनाऊँ ना, अगर आप मतलब सच में इस बात को समझें कि एक स्त्री क्या महसूस कर रही होती है जब घंटों वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ करके, या अपने बहुत छोटे बच्चे को जिसको उसकी माँ की ज़रूरत है, या बूढ़े सास ससुर को छोड़ करके जब वो मतलब ऐसे बहुत बड़ी किसी ऐसी पारिवारिक समस्या से लड़ने के लिए बाहर आती है, तो मुझे ये लगता है कि कई बार आपको दुश्मन देश दुनिया में नहीं मिलते, कई बार दुश्मन आस पड़ोस घर मतलब आपको कहीं पे भी मतलब ऐसे छिछोरे लोग मिल सकते हैं जो आप पता नहीं कितना आपको बेइज्जत कर देंगे किसी बात के लिए। तो उस वक्त मैंने कुछ मतलब उस दुख से गुजरते हुए कुछ लिखा था कि कुछ रिक्तियां भरी नहीं जा सकती, जिसे बताना संभव हो, जिसे बताना संभव हो वह पीड़ा असल में हो नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता पाऊँ। और जो महसूस कर रही थी, जो आप कह रहे थे ना कि आप क्या महसूस कर रही थी, मैं ये महसूस कर रही थी कि भीष्म जैसे सरसैया पर थे, भीष्म जैसे सरसैया पर थे
मेरे भी मन तन पर फफोले थे। रोज निकलती थी, रोज उबलती थी, कभी गर्मी थी, कभी धूप थी, तो मेरे भी मन तन पर फफोले थे। शीशे के महलों से वो भी कहाँ देख पा रहे थे। सब शहर भारत के चलती फिरती लाशों के ठिकाने हो चले थे मेरे लिए। मुझे नहीं लग रहा था कि वहाँ मुझे अपना सा कुछ फील हो रहा था। अपने ही आंसुओं में डूबे हम भी थोड़ा थोड़ा रोज मर रहे थे। मैं रोज संसद के सामने जाती थी और फिर पता क्या लिखा मैंने एक दिन वहाँ कि कंकाल हो गई व्यवस्था को कंधे पर उठाए, कंकाल हो गई व्यवस्था को कंधे पर उठाए 4 लोग मेरा भारत महान बोलते हुए किसी संसद नाम के शमशान घाट पर चले जा रहे थे। मुझे हर दिन ये बात महसूस हुई, हर दिन ये बात महसूस हुई कि जहां आपके लिए, अपने नागरिकों के लिए संवेदना ही नहीं बचती, क्या आप पीछे मुड़ के ये देख पाओ कि कोई मर रहा है एवरीडे। तब तो मुझे सच में ये बात फील होने लगी थी कि भाई बचपन में पिशाचों की कहानी सुनते हो आप कि पिशाच पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, वो पाए। अब मैं सच बता रही हूँ, उस वक्त का मेरा फील कि मुझे ऐसे लगता था कि तब तो ये लगता था कि फिक्शन है, फिक्शन कुछ नहीं था, पिशाच सच में होते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद पूरे देश से इकट्ठे होकर पिशाच संसद में बैठ जाते हैं, जिनको सच में ये नहीं पता कि लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान भी कहीं ना कहीं मर रहे हैं। हर आदमी अपनी परेशानी से आम नागरिक त्रस्त था। और 75 साल बीत गए, 75 साल बीत गए। और सच बताऊं मैं, इतना बड़ा दिल्ली है, कभी मन की बात किसी प्रधानमंत्री ने किसी वेश्यालय में जाके किसी औरत से नहीं सुनी मन की बात। उसके मन की सुन लेते एक बार तो मेरा मन अपने आप पता चल जाता। आप समझिए इस बात को कि मतलब आज भी महिलाओं की वो हालत है उस देश में जहाँ देवियाँ बना के मतलब पूजते हैं, कोई दुर्गा बना के बैठा है, कोई कुछ बना के बैठा है। और हालत ऐसी है कि ज़्यादातर औरतें देह व्यापार से भोजन कमा रही है। मैं सिर्फ इस बात के लिए खुश हो लेती थी, मैंने तो तभी देखा था दिल्ली में कि मतलब औरतों के क्या हालात हैं। कभी मेरठ में पढ़ते थे तो घंटा घर के एरिया से रिक्शा गुजरती थी मेरी, तो तब अकल नहीं थी, जब ऊपर से कुछ छोटे छोटे दिखते थे बच्चियाँ उनमें से झांकती हुई। तो मुझे पता नहीं क्यों, सच बता रही हूँ कि पहली बार ना मन, वो बात भी मैंने एसोशिएट कर ली थी कि कितनी मजबूर है औरत। कि मतलब मेरे को लगा कि 75 साल आज़ादी के गुजर गए, 75 साल। और 75 साल में अगर कोई औरत मजबूर है कि वो देह व्यापार करके ही उसको खाना मिल सकता है, तो फिर ये कौन सी आज़ादी की बात हो रही थी। मतलब कहीं ना कहीं मन में ना एक विरोध की तरह एक बात पैदा हुई कि मोहनदास करमचंद गांधी और आज नरेंद्र मोदी तक आज़ादी आई और गुमराह होगी। सिर्फ बीच में लोगों के सपने टूटे। फिर चाहे कोई मेरे जैसी महिला थी, आम लोगों के हिस्से में क्या आया। इतने प्रश्न थे मेरे अंदर, इतने प्रश्न थे जो शायद अगर आप मेरी पुरानी डायरियां देखोगी तो वो भरी हुई हैं कि मतलब कौन सी आज़ादी है ये जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। कौन सी आज़ादी। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मैं मतलब इतना घृणा जो परोसी जा रही थी, इतनी घृणा जो परोसी जा रही थी, जहाँ मुझे अपने मतलब नागरिकों की अपना कौन सा संविधान मुझे पढ़ाया गया था कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है। मैं तो कर्तव्य भले ही पूरे निभाती थी, मैं पूरा देशभक्त लड़की थी, मैं देशभक्त परिवार से आती थी। तो मुझे कभी ये बात महसूस नहीं हुई कि भी मैंने देशभक्ति में कोई कसर छोड़ी। तो आज एक छोटी सी घटना, और क्या इतना मुश्किल था, मेरा सवाल क्या इतना मुश्किल था। अच्छा ये बताइए कि इस पूरे संघर्ष में कभी ऐसा लगा आपको कि किसी ने आपका बेजा इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की? देखिए, गलत इस्तेमाल किसी भी स्त्री का तभी हो जाता है जब आप उसको वाजिब सम्मान नहीं देते। अगर आप इसको सीरियसली सोचेंगे तो मेरे साथ गलत घटना या कोई भी प्रकरण जो शायद सिर्फ सिंपल जो कहते हैं ना वो सरकारी बसों वाले एपिसोड जो हमारे ज़माने में लड़कियों के साथ आम घटनाएं थी, और उसमें मैं ऐसे सशक्त परिवार से थी कि भाई वहाँ हम तो मतलब
थोड़ा दबंगई दिखाते थे और पीटते थे, पर बहुत सारी लड़कियों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उनको ये पता था कि अगर आज घर पे शिकायत की तो अगले दिन आपकी पढ़ाई खत्म और आप घर में ही बैठोगे, तो वो घर पे आके बताती भी नहीं थी। ऐसी मेरी हज़ारों दोस्त थी। तो मैं एज ए महिला ये बात महसूस कर पाई कि भाई ठीक है, लोग औरतों की आज़ादी पे बात कर रहे हैं और बहुत कुछ, शायद बहुत कुछ मतलब वर्स्ट से कुछ बेटर भी शायद हुआ होगा, लेकिन कुछ ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसा था कि सती प्रथा आपने बना दी मेरे लिए, पर्दा प्रथा बना दी आपने मेरे लिए, और फिर इन सब से मुझे मुक्त करके कुछ हद तक आप ही महान बन गए कि मैं कितना महान हूँ। उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती थी कि हे कृष्ण कहाँ हो तुम। आप जानना चाहती हैं मैं ज़्यादा खुल के बात करूँगी तो संभव है कोई ये एतराज़ कर दे कि भाई आपने क्यों बर्दाश्त किया। आपको नहीं पता कि आपको क्यों बर्दाश्त करना होता है। कई बार आप इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद और शायद इतने ज़्यादा आपकी समस्याएं बड़ी होती हैं कि कुछ चीज़ों को आप खासकर महिलाएं छोड़ सकती हैं। तो मैं हमेशा मन से बोलती थी कि हे कृष्ण कहाँ हो तुम। मेरा मन था वो कि बचा लो धरित्री नर पिशाचों से, सृजन पालन बहुत हुआ, अब करो संहार। और वो संहार पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था कि संसद से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा था, पता है वहाँ पे जितने भी समाज सेवी होते थे, पर्यावरण प्रेमी होते थे, मेरे जैसे कुछ लोग होते थे जो पता नहीं कितनी बड़ी समस्या में उनके पास कोई टाइम नहीं इनके पास मिलने के लिए, और पता चलेगा कि ये चोर है जो अभी अंदर गया बड़ी गाड़ी लेके, ये माफिया है, ये तस्कर है, इसकी बड़ी चलती है, फटाफट इनके घरों में जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ये मैंने तभी देखा था दिल्ली में कि दिल्ली ऐसे भी चल रही है, दिल्ली इसे माफिया और चोर चला रहे हैं दिल्ली को। हम तो वो संस्कृत के श्लोक पढ़ के बड़े हुए थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब वो कहाँ देवता निवास कर रहे थे और कहाँ वो औरतें पूजी जा रही थी, वो क्षेत्र नहीं मिला मुझे भारत में कहीं जहाँ सच में पूजा हो रही थी औरतों की। लेकिन संपा, मैं तो आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि तो मैं समझ रही हूँ कि आपने बहुत कुछ झेला और वो निकल रहा है आपके शब्दों में इतने साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी। लेकिन फिर भी चूंकि जब आप डेडिकेटेड थी, आपने ठान लिया था कि आपको कुछ भी करके रविंद्र को वापस लेकर के आना है, तो मैं थोड़ा सा कड़वा सवाल है, लेकिन एक महिला के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे आप किस हद तक जाने के लिए तैयार थी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि भी कई बार लोगों के ऐसे अन्यायपूर्ण प्रश्न होते थे या अन्यायपूर्ण टिप्पणियाँ होती थी कि इसको कुछ नहीं, हस्बैंड वगैरह इसने कुछ ना चाहिए, ये भी बांध साड़ी, इसके प्रेजेंटेशन की चालें हैं या की तो हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, जैसे कुछ लोगों से भाई जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो उनके मिलने की जगह, नेचुरल बात है, बड़े लोग बड़ी बातें, तो बड़े बड़े दिल्ली के होटल्स ही होते थे जहाँ पे आपको मिलने के लिए जाना होता था। तो हम भी निकलते थे, तो कुछ होते थे, कुछ सड़े हुए रिश्तेदार नहीं होते, गली हुई मानसिकता वाले, जो ये बताते हैं कि भाई इसने कितना मत जान दो, या भी कदे ना उल्टी आवे, इसने लोग चढ़ा के बरा के कर देंगे। तो मतलब कुछ लोगों ने ऐसी घटिया कन्वर्सेशन भी मतलब लोग करते हैं आपके, चाहे आपके मायके के लोग आपसे ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, तो कई बार वैसी टिप्पणियाँ संभव है कि कहीं मतलब अपने आपके मायके की बजाय आपके दूसरे पक्ष से, क्योंकि वहाँ पर आपका रुतबा जो है वो एज ए बहू है, तो कुछ लोग अपनी घृणित मानसिकता के तहत वो बोल देते हैं। तो कई बार जैसे एक आध बार ऐसी टिप्पणी आई तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, और मुझे ऐसे लगा कि ये शरीर ही तो है, ये मात्र एक, देखिए वैसे तो मैं आपको समझूं कि भी अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें तो मेरे लिए तो यही सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ था कि मैं किसी मंत्री के घर के आगे बैठी थी। क्यों बैठूं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद कमा के खा रही हूँ, क्यों बैठूं मैं आपके घर के सामने? ऐसा कौन सा अपराध है मेरा कि मैं बैठूं? मेरे लिए वही मतलब एक खतरनाक सिचुएशन थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मेरे अंदर की औरत, जिसके अंदर जो अपने पति की माँ बन गई थी, तो अब उस वक़्त अगर आप किसी औरत से ये डिमांड करोगे कि उसे गारंटी मिल जाए कि भाई आप अपना शरीर का मोह त्याग दें, ये हमें दे दें और आपके पति हम लौटा देंगे, तो मैं समझती हूँ कि संभव था कि मैं वो सेक्रीफाइस कर जाती। वो प्रेम का सेक्रीफाइस था, चाहे मुझे पता है कि उसके बाद मैं जिंदा रहती या नहीं रहती, वो मेरा सच था। वो लोग उस सेक्रीफाइस को कराने से पहले सोचें। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने शरीर से ऊपर
मैं मतलब मेरे शरीर से बढ़कर मेरे पति नहीं है, तो देखिए मेरे लिए ये स्वीकारोक्ति मैं नहीं करूँगी। मतलब मेरे लिए हर चीज़ से बढ़ करके मेरे पति थे, और वो भी उस हालात में जब वो मुझे कह रहे थे कि भाई संपा मुझे बचा लीजिए, तो ये तो उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि भाई वो किसी स्त्री से क्या सेक्रीफाइस करा रहे हैं। संभव था, ये श्योर था कि अगर मुझे कोई ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ता तो संभव है उसके बाद मैं ये रियलिटी है कि मैं सुसाइड कर लेती, ये था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने तो मुझे भी रुला दिया अपनी कहानी से। और ये जो आप कह रही हैं बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ तो एक ऐसी लड़की या महिला जो कहती है किसी की दरवाजे पे बैठना वो भी उसके लिए आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रही है कि अगर मेरे पति को कोई रिहा करने की गारंटी दे तो मैं किसी के साथ सोने के लिए भी तैयार हूँ। जी बिल्कुल। इससे बड़ा मतलब मुझे लगता है कि प्रेम की पराकाष्ठा नहीं हो सकती। एनीवेज, अच्छा ये बताइए कि इन सारी चीज़ों के बीच मंत्रियों से मिल लिए, आपको कभी नहीं लगा कि अब मुझे सरकार की जो एकदम टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, तब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो अब मुझे वहाँ पे सीधी बात करनी चाहिए गांधी परिवार से? हाँ ऐसा